वेट मैनेजमेंट में भी सहायक हो सकते हैं। तो अभी तक आप लोग ये समझ गए होंगे कि अब तक हमने विभिन्न सत्रों के द्वारा ये समझा कि कैसे मॉर्निंग न्यूट्रिशन की आदत बनाना क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है मॉर्निंग न्यूट्रिशन में हमें सारे पोषक तत्वों को सही मात्रा में लेना। लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद क्या हम कुछ और भी अचीव कर सकते हैं मॉर्निंग न्यूट्रिशन की आदत को बनाए रख के? जी हाँ। जैसे कल आपने देखा कि जो है कैसे आप मॉर्निंग न्यूट्रिशन के तहत एक ऑप्टिमल हेल्थ अचीव कर सकते हैं, वैसे ही धीरे धीरे आप ये समझेंगे कि अगर आप ये मॉर्निंग न्यूट्रिशन की आदत को लंबे टाइम तक बनाए रखें और अपने जीवन में इन पोषक तत्वों को सुबह के न्यूट्रिशन में स्पेशली अगर इन पोषक तत्वों को सही मात्रा में फॉलो करते रहें, तो कैसे ये आपके हेल्दी वेट मैनेजमेंट में भी सहायक होगा। इसको ऐसे समझिए कि आपने एक मॉर्निंग न्यूट्रिशन नाम की जमीन तैयार कर ली है, राइट? आपकी वो जमीन अब पूरी तरह से तैयार है, अब आपके हाथ में है, आप इसमें जो भी बीज डालना चाहें आपको वही फसल मिलेगी। जैसे आपको ऑप्टिमल हेल्थ का बीज डालेंगे तो आपको ऑप्टिमल हेल्थ मिलेगी, आपको वेट मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आपको हेल्दी वेट मैनेजमेंट मिलेगा। इसी तरह से आप अलग अलग हेल्थ बेनिफिट्स पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है मॉर्निंग न्यूट्रिशन। जब तक आप वो कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप ये बाकी चीजें भी जो है एक के बाद एक आएंगी। इसीलिए सबसे जरूरी है मॉर्निंग न्यूट्रिशन को फॉलो करना। अब आज हम क्यों वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं? क्योंकि आई थिंक हम सभी ने जीवन में खुद के लिए या किसी न किसी और को वेट से स्ट्रगल करते हुए देखा ही होगा, राइट? और अगर हम एक बेसिक मॉर्निंग न्यूट्रिशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए अगर हम हेल्दी वेट मैनेजमेंट पा सकें तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि जब हम वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड बात करते हैं तो वो चेंज दिखता है जो न केवल आपको मोटिवेट करेगा बल्कि और लोगों को भी मोटिवेट करेगा। ठीक है, तो अभी क्योंकि हम वेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो आप लोगों से ये जानना चाहूंगी कि कौन से वो फैक्टर्स आपको लगता है जो ओवरवेट या ओबेसिटी की तरफ ले जाते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको लगता है कि आई थिंक बहुत सारे जो है फैक्टर्स आपके मन में आ रहे होंगे। कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको लगता है कि वेट या ओबेसिटी को बढ़ाने में काम आते हैं। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड। जयदीप दास गुप्ता जी ने बोला है फैट। सतिंदर जी बोल रहे हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मोर हंगर, इंसुलिन रेजिस्टेंस। वेरी गुड। सारे ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फैक्टर्स जो है वेट को बढ़ाने का काम करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कौन से वो एक्चुअल कारण हैं जो आपके वेट को बढ़ाते हैं या वजन को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, राइट? बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो आपके वजन को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, बहुत ज्यादा शुगरी फूड खा रहे हैं, वो आपके वजन को बढ़ाते हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर आपका गट हेल्थ भी अच्छा नहीं है तो वो भी आपके वजन को बढ़ाने का काम करता है। लाइफस्टाइल के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर आपका हाइड्रेशन अच्छा नहीं है, आपका स्लीप अच्छा नहीं है, आपका जो है स्ट्रेस लेवल मैनेज नहीं हो पा रहा है, उन सारी चीजों से भी आपका वजन बढ़ता है। कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जैसे जो आपके स्टेरॉइडल मेडिसिन हैं या जो है एंटी एंजाइटी मेडिसिन हैं, वो भी आपके वजन को बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जाके इकट्ठा हो जाते हैं और वो फिर आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं और आपके सिस्टम्स को बेहतर काम करने से रोकते हैं। वो भी धीरे धीरे आपके जो है वजन को बढ़ाने का काम करते हैं। कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशंस हैं जैसे आपका थायराइड हो गया, पीसीओएस हो गया, ये ऐसे हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं जो आपको जो है वजन बढ़ाने में मदद में फैक्टर की तरह काम करते हैं। और साथ में जेनेटिक, जब हम जेनेटिक की बात करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि जीन्स आपका सिर्फ जो है बहुत ही 5 to 10% तक जो है वजन को बढ़ाते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स का रोल बहुत ज्यादा है, राइट? तो कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में है।
तो इन फैक्टर्स के साथ साथ समझ लेते हैं कि कौन से कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हमारे इंडिया के तहत आते हैं कि जो है हमारा इंडिया, हमारा भारतवर्ष आज ओबेसिटी के लेवल पे कहाँ पे खड़ा है। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि आप देखें कि भारत जो है आज थर्ड लार्जेस्ट ओबीज पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन के मामले में तो हम आगे हैं ही हैं, लेकिन साथ में ओबीज पॉपुलेशन के मामले में भी हमारा नंबर तीसरा आता है यूएसए और चाइना के बाद, और ये एज पर द डब्ल्यूएचओ एस्टिमेशन है। अगर आप देखेंगे कि आपके आसपास भी अगर आप एक जनरल जो है जनरली भी अगर आप देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि 1 out of 4 women and 1 out of 5 men आज जो है ओवरवेट होने की कगार पर खड़े हैं भारतवर्ष में। और ये आप जनरली अपने आसपास भी देख पा रहे होंगे कि जितने लोग आपके आसपास है उसमें से अधिकांश लोगों को वजन की प्रॉब्लम है, या फिर कहीं ना कहीं इच्छा है कि मुझे वजन कम करना है, बट उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। तो आप कहने का मतलब ये है कि आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं इस मॉर्निंग न्यूट्रिशन के कॉन्सेप्ट को लेके और उनके जीवन में सुधार कर सकते हैं, न केवल मॉर्निंग न्यूट्रिशन के साथ बल्कि उनको वेट मैनेजमेंट का एक एडिशनल बेनिफिट देकर भी। ये भी फैक्ट है कि हमारे जो इंडिया में भारतवर्ष में 2020 से 2035 में 5.2% की बढ़त आई है एडल्ट ओबेसिटी में, जो बहुत ज्यादा मानी जाती है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि 2020 में जो है विमेन में जो ओबेसिटी की परसेंटेज थी वो 7% थी, और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2035 तक ये 13% तक हो जाएगा। ऐसे ही मेन में 4% था 2020 में, और 2035 में ये माना जा रहा है कि ये डबल हो जाएगा, यानी 8% तक हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज 5.2 है, और अगर हम विमेन और मेन की बात करें तो ऑलमोस्ट डबल होने जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये डेफिनेटली चिंता का विषय है, राइट। तो ये नंबर्स को देख के ये समझना जरूरी है कि वेट को बढ़ाने वाले रिस्क फैक्टर्स कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल में है। जैसे हमने रिस्क फैक्टर समझा, उसमें ये देखिए कि आपके ज्यादातर जो भी कारक हैं वो आपके कंट्रोल में है। कुछ चीजें डेफिनेटली आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन यू होल्ड द की, है ना। जो भी आपके जो कॉन्ट्रीब्यूटिव फैक्टर्स है ओवरवेट और ओबेसिटी होने के लिए, उसको ठीक करने की जो कुंजी है, जो चाबी है, वो आपके हाथों में ही है। और मैं मान रही हूँ कि आप सभी लोग इस बात से सहमत भी होंगे। अब ये समझें कि अगर हम वजन की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी समझना जरूरी है कि वजन के तहत हम कहाँ पर खड़े हैं। क्या हम हेल्दी कैटेगरी में खड़े हैं, क्या हम ओवरवेट कैटेगरी में खड़े हैं, और क्या हम ओबीज कैटेगरी में खड़े हैं। और उसको जानने का एक बहुत ही सरल जरिया है, वो है BMI। BMI आई थिंक आप सभी को पता होगा, इसका फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। और ये आप घर बैठे, इसके लिए आपको किसी मशीन की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे इस फॉर्मूले के तहत ये समझ सकते हैं कि आप एक्चुअली कहाँ पर खड़े हैं वजन के मामले में, राइट। और इसका फॉर्मूला है वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। आजकल बहुत सारे एप्स भी आ गए हैं जिसमें आप ये चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप बिल्कुल फॉर्मूले से जानना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब हम BMI के तहत जो है अपने वजन को देखते हैं तो इसको 5 तरीके से जो है कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले हम WHO गाइडलाइंस के बारे में समझेंगे। तो WHO गाइडलाइंस के हिसाब से ये बताया गया है कि अगर आपका BMI 18.5 के नीचे आ रहा है तो आप अंडरवेट कैटेगरी में है, राइट। अगर आपका BMI 18.5 से 24.9 के बीच में आ रहा है तो आप नॉर्मल BMI कैटेगरी में है। यहाँ से जो है रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपका BMI 25 से 29.9 है तो आप ओवरवेट कैटेगरी में हैं, और 30 एंड अबव फिर आप ओबीज एंड जो है सिवियरली ओबीज कैटेगरी में आ जाते हैं। 40 से अबव अगर आपका BMI है तो आप एक्सट्रीमली ओबीज कैटेगरी में आते हैं। और उसी हिसाब से देखिए, अगर आप लास्ट जो है लाइन में जाएं तो उसी हिसाब से डिजीज का रिस्क भी बढ़ रहा है। अगर आप अंडरवेट हैं तो डिजीज का रिस्क कंपैरेटिवली कम है। अगर आप नॉर्मल BMI में हैं तो एवरेज डिजीज रिस्क है। और यहाँ पे हम डिजीज का मतलब समझ रहे हैं जितने भी क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, BP हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया,
इन सब का जो है खतरा बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आपका बीएमआई बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इन डिजीजेस के होने का खतरा बढ़ता चला जाएगा। अब इसी तहत अगर आप देखेंगे थर्ड लाइन में हमने एक और बीएमआई का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है जो एशियन कंट्रीज के हिसाब से बना हुआ है, बिकॉज एशियन कंट्रीज के जो पॉपुलेशन है उनमें फैट का डिस्ट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली हाई रहता है। और दूसरी चीज जो बीएमआई के फॉर्मूले में जो हाइट का फैक्टर है, तो आपने देखा होगा जो एशियन पॉपुलेशन है, एशियन जो जनसंख्या है उसकी हाइट कंपैरेटिवली कम होती है। और इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि बीएमआई की जो रेंजेस हैं एज पर एशियन पॉपुलेशन वो थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी भिन्न है जो एज पर WHO गाइडलाइंस। और हम लोग यही सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अगर मेरा बीएमआई 24.9 है तो मुझे बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी भी नॉर्मल कैटेगरी में हूँ। बट अगर हम एशिया पैसिफिक के बीएमआई को देखें तो अगर आपका जो बीएमआई है वो 23 से 24.9 के बीच में आ रहा है तो आप एक्चुअली ओवरवेट कैटेगरी में है और वहां पे आपका डिजीज का रिस्क बढ़ रहा है। तो ये अब हमें थोड़ा सा जो है अपने पर्सपेक्टिव को, अपने जो है सोच को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब हम 25 बीएमआई होने पे रिलैक्स नहीं हो सकते, इनफैक्ट वहीं से हमें काम करना शुरू करना पड़ेगा ताकि हम एक अच्छे स्वास्थ्य को और एक अच्छे वजन को अचीव कर सकें। ठीक है। दूसरा जो पैरामीटर है, क्योंकि देखिए जब जो है बीएमआई में अगर आप देखेंगे फैट से रिलेटेड कहीं कोई पैरामीटर नहीं है जिससे हम ये असेस कर सकें। और अगेन दूसरा जो पैरामीटर जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका WHR यानी वेस्ट टू हिप रेशो। ये बेसिकली आपके एब्डोमिनल ओबेसिटी को बताता है। और इसको आप कैसे नापेंगे? अगर आप सबसे नीचे वाली पसली लें और आपकी जो हिप बोन जो आप फील कर पाएंगे उसके बीच में आपको ये नापना है। ठीक है। और हिप कैसे नापेंगे? जो आपका सबसे चौड़ा भाग है उसको मेजरिंग टेप से नापेंगे, फिर वेस्ट के नंबर को ऊपर रखेंगे और ये आप सेंटीमीटर्स में नापेंगे। वेस्ट को ऊपर रखेंगे, हिप्स को नीचे रखेंगे एंड उसको डिवाइड करेंगे, वेस्ट डिवाइडेड बाय हिप मेजरमेंट, तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। अगेन मेल्स में और फीमेल्स में ये डिफरेंट है। कोई भी वैल्यू अगर फीमेल्स में अगर आप देख रहेंगे, अगर आपका WHR 0.85 से ज्यादा है तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं। और मेल्स में अगर आप देखेंगे अगर आपका WHR 1 से ज्यादा है तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं। राइट। तो बीएमआई और WHR पैरामीटर्स को समझने का मतलब क्या था कि आपने ये समझ लिया कि आप किस रिस्क कैटेगरी में आते हैं। और ये क्यों समझना जरूरी है कि अगर आप मॉडरेट टू हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो आपको बहुत सारी हेल्थ संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं और ये बहुत गंभीर बीमारियां हैं। जैसे आपको जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं जिसमें आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा डायबिटीज बहुत ही बड़ा जो है बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसको हम बहुत आसानी से ले लेते हैं कि हमें जस्ट डायबिटीज है, लेकिन ये बहुत गंभीर बीमारी की कैटेगरी में आता है। उसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल, मस्कुलो यानी मसल्स रिलेटेड, आपको बहुत ज्यादा मसल पेन हो सकता है, आपको मसल वीकनेस हो सकती है बिकॉज आप जरूरत से ज्यादा अपना जो है वजन उठा रहे हैं। उसके अलावा बोन्स में कमजोरी आ सकती है, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और बहुत सारे हार्मोनल डिसऑर्डर्स, यानी जो आज हम बहुत सारी जो परेशानियां देख रहे हैं उसकी जो जड़ है वो बेसिकली हार्मोनल डिसऑर्डर्स है। जैसे थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम जिसके ऊपर पूरा मेटाबॉलिज्म आपका जो है निर्भर करता है। उसके अलावा PCOS, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो अब ये समझना होगा कि अगर आप मॉडरेट टू हाई रिस्क कैटेगरी में आ रहे हैं BMI, WHR इन सब के तहत, तो इन सारी बीमारियों का खतरा काफी हद तक बढ़ जाएगा और जिसके लिए आपका एक स्पेसिफिक एक्शन लेना बहुत जरूरी हो जाएगा। राइट। तो अब सवाल आता है कि हम ये बात कर रहे हैं कि बहुत सारे खतरे हैं, लेकिन अगर आप एक हेल्दी वजन की कैटेगरी में आ रहे हैं, एक स्वस्थ वजन की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं? मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर आप एक हेल्दी वजन की कैटेगरी में आ रहे हैं तो उसके आपको क्या फायदे हो सकते हैं हेल्थ वाइज?
कुछ कुछ जवाब मिल रहे हैं मुझे कि एनर्जी लेवल अच्छे होंगे। पीसीओएस का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये बेसिकली आपकी ओवरी में सिस्ट बन जाते हैं जिसकी वजह से हार्मोन प्रॉब्लम आती है और उसका मुख्य सिम्टम होता है कि फीमेल्स का वजन बढ़ने लगता है। हेल्थ स्पैन इंक्रीज होगा सतिंदर जी, हाई एनर्जी लेवल्स, हेल्दी एजिंग, परफेक्ट, गुड हेल्थ, फुल एक्टिव, वेरी गुड। यानी आप समझ पा रहे हैं कि आपका एक स्वस्थ वजन की रेंज में होना कितना जरूरी है। तो चलिए आइए इसको समझते हैं कि सबसे पहले तो जो हमने क्रॉनिक डिजीजेस की अभी बात की उसका खतरा कम हो जाएगा क्योंकि आप अपने रिस्क कैटेगरी को मॉडरेट से धीरे धीरे लो एंड बिल्कुल लो रिस्क कैटेगरी में ला रहे हैं, राइट। तो आप अगर आप एक हेल्दी वजन स्वस्थ वजन की कैटेगरी में हैं तो सबसे पहले जो आपकी क्रॉनिक डिजीजेज है, आपकी हार्ट रिलेटेड बीमारियां हैं या आपका बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, इन सारी बीमारियों के होने का खतरा कम हो जाएगा। दूसरी चीज, आपके डेफिनेटली एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होंगे क्योंकि जब आपके सारे सिस्टम एक सही वजन के तहत काम कर रहे हैं तो आपके एनर्जी लेवल्स, वो सारे सिस्टम सही काम भी करेंगे, आपके एनर्जी लेवल्स भी बढ़ेंगे और आपकी जो फिजिकल मोबिलिटी है, यानी आप भाग सकते हैं, आप हाइट पे जा सकते हैं, आप जो है ऊंची नीची जगह पे चल सकते हैं। तो ये जो फिजिकल मोबिलिटी है उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप आप जो है किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, राइट। तीसरी चीज, हमारा जो ये एक शरीर है ये इसका एक साइकोसोमैटिक रिलेशनशिप है। साइकोसोमैटिक यानी आपका शारीरिक और मानसिक संबंध है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक सही वजन में हैं तो ये आपके मेंटल हेल्थ को, आपकी जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको भी सुधारने का काम करेगा, आपका मूड भी अच्छा रहेगा। जब आपका मानसिक स्वास्थ्य, मूड अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप सही चॉइसेस करेंगे, आप एक्सरसाइज के लिए जाएंगे, आप सही खाना लेंगे एंड इन सारी चीजों की वजह से क्या होगा, आपका ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा, राइट। तो अभी हम ये समझ चुके हैं कि आप हेल्दी वजन से क्या क्या स्वास्थ्य संबंधी लाभ उठा सकते हैं। अब इस स्वस्थ वजन यानी हेल्दी वेट को अचीव करने के लिए हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, और अब ये समझना भी जरूरी है कि इस लाइन ऑफ एक्शन में हमारे मॉर्निंग न्यूट्रिशन का क्या महत्व है। क्या मॉर्निंग न्यूट्रिशन इन सब से जुड़ा हुआ है, क्या इनका कुछ आधार है? तो इन सारी चीजों को हम तीन सवालों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहला सवाल है व्हेन यू ईट, यानी अब आप कब खाना खा रहे हैं। उसके बाद आता है कि आप कितना खाना खा रहे हैं, और लास्ट है आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि आपने ये एक कहावत सुनी होगी, यू आर व्हाट यू ईट। यानी आप जो खा रहे हैं, आपका जो पूरा सिस्टम है वो उसी उसी तरह की चीजों को रिफ्लेक्ट करेगा, यानी स्वास्थ्य को रिफ्लेक्ट करेगा। तो चलिए एक 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 के बाद एक इन सारे सवालों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, सारे सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जब हम व्हेन यू ईट की बात कर रहे हैं तो अब इसको समझने के लिए वापस हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक के जितने भी सत्र हुए हैं उसमें हम हमेशा ये कहते आए हैं कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसको अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ सिंक्रनाइज करना यानी समन्वित करना बहुत जरूरी है, राइट। और वो क्यों जरूरी, इसीलिए मॉर्निंग न्यूट्रिशन का कनेक्शन भी है कि कब खाना है। अगर आप ये सारे जो भी हम आपको आने वाले स्लाइड्स में समझाने की कोशिश करेंगे, अगर आप ये सारी चीजें मॉर्निंग से ही, सुबह से ही शुरुआत कर दें तो आपको एक हेल्दी वेट डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हैं। अब सुबह की जब हम बात करें तो क्यों सुबह खाना चाहिए, तो यहाँ पे फिर से हम अपने बायोलॉजिकल क्लॉक में पीछे आ रहे हैं कि बायोलॉजिकल, जब आप जो है सुबह जागते हैं तो आपके कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपको एक्टिव रखने का काम करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करते हैं, या ये समझ लीजिए कि आपके मेटाबॉलिज्म को शुरू करने का काम करते हैं, राइट। तो उसमें जैसे कुछ हार्मोन है, जैसे कॉर्टिसोल है जो आपको जगाता है और आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है। कॉर्टिसोल से डरने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि कॉर्टिसोल बहुत जरूरी है आपको एक्टिव रखने के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, राइट। दूसरा हार्मोन है इंसुलिन, जो है मॉर्निंग में इंसुलिन सेंसिटिविटी अभी तक हम डिस्कस करते आए हैं कि बहुत बेहतर होती है। और तीसरा हार्मोन है एडिपोनेक्टिन, जिसका काम है आपके बेसिकली लिपिड और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सुबह की शुरुआत अच्छे पोषक तत्वों से कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आप अपने सर्काडियन रिदम, आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ समन्वय में काम कर रहे हैं। जब आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ समन्वय में काम कर रहे हैं, तो आपका ग्लूकोज लेवल अच्छा होगा और आप एक हेल्दी बीएमआई अचीव कर सकते हैं। उसी के अपोजिट अगर आपका जो खान पान है वो उसका कोई टाइमिंग नहीं है, राइट, और सुबह आप अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस पे इम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं, तो अगेन वो इन जो है हॉर्मोन्स हैं उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा और ये आपके रिस्क को बढ़ा देगा डायबिटीज होने के, आपका ग्लूकोज कंट्रोल अच्छा नहीं रहेगा और धीरे धीरे ये आपको ओबेसिटी की तरफ भी धकेलेगा। अब इसी के तहत कब खाने के तहत जो दूसरा कॉन्सेप्ट है उसको आप समझिए, वो है टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। ये टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग एक ऐसा तरीका है जहां पर आप फोकस करते हैं मील टाइमिंग पर, यानी आप एक पर्टिकुलर विंडो में जो है खाना खाते हैं, स्पेशली दिन के टाइम में, सुबह से लेके अर्ली इवनिंग का टाइम आपका एक विंडो होता है जहां पे आप अपना जो है खाना खाते हैं। और इसका भी वेट मैनेजमेंट पे एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि आप दिन के एक पर्टिकुलर विंडो में खाना खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली आपका जो कैलोरी का इंटेक है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके वजन में कमी आएगी, आपका जो वसा संचय करने की जो प्रवृत्ति है उसमें कमी आएगी। उसके अलावा क्योंकि आप एक रिस्ट्रिक्टेड विंडो में खाना खा रहे हैं, तो आपकी लेट नाइट स्नैकिंग नहीं होगी, आप लेट नाइट जागेंगे नहीं, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है सेल पे, जो हमेशा डाइजेशन करना है, काम करना है, मेटाबॉलिज्म करना है, उस स्ट्रेस में कमी आएगी, इन्फ्लेमेशन कम होगा, आपका जो ग्लूकोज टॉलरेंस है वो बेहतर होगा और आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी आप पोषक तत्व उस पर्टिकुलर विंडो में खा रहे हैं वो प्रॉपरली आपकी बॉडी में डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होगा और वो आपके वजन को कम करने में या मैनेज करने में मदद करेगा। तो अब आप ये समझ चुके हैं कि दिन की शुरुआत में अगर आप सही तरीके से शुरुआत करते हैं, सही पोषक तत्वों को लेते हैं, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग जो है काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपके जो है वजन को मेंटेन करने में या कम करने में मदद करेगा। अब ये समझते हैं, क्योंकि हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि हमारी जमीन तैयार है, उस पे हमें कौन सी फसल उगानी है, राइट। तो आज क्योंकि हम वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्यों मॉर्निंग न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है वजन को मैनेज करने में या घटाने में। तो अभी तक के कॉन्सेप्ट से आपने समझा कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन में आप बहुत सारे, अगर आप मॉर्निंग न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में सारे तरह के जो है सही मात्रा में जो पोषक तत्व हैं वो पहुंचेंगे, बिकॉज मॉर्निंग में आपका प्रोटीन टैंक खाली रहता है, आपका वाइटामिन एंड मिनरल्स का टैंक खाली रहता है, राइट। तो आपके सारे टैंक्स खाली हैं। और अगर आप मॉर्निंग न्यूट्रिशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो सुबह के समय आपकी बॉडी में सही मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्ब, सही एडिक्वेट अमाउंट में जो है आपका जो फैट है, विटामिन एंड मिनरल्स है, वो पहुंचेंगे। और उसकी वजह से क्या होगा, जब ये सारे पोषक तत्व आपके सिस्टम में पहुंचेंगे तो ये आपके सिस्टम को सही तरीके से काम करने में मदद करेंगे। यानी अल्टीमेटली क्या करेंगे, आपके सारे सिस्टम, आपका लिवर, आपका जो है हार्ट, आपका लंग्स, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका ब्रेन, आपके ग्लूकोज लेवल सभी सही तरीके से काम कर रहे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो रहा है और वो आपके वजन को सही तरीके से मैनेज करने में मदद कर रहा है। अब दूसरा जो मॉर्निंग न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट हम अभी डॉक्टर श्याम ने भी बताया कि अगर आपका सुबह का जो भोजन है वो प्रोटीन रिच है, तो आपको जो है जो पूरे दिन भर में जो भूख लगती है, जो क्रेविंग्स होती हैं, वो कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। तो चलिए ये समझते हैं कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन जो है में, अगर मॉर्निंग न्यूट्रिशन अगर आप पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो थर्मोजेनेसिस है, यानी आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो ट्रिगर हो जाएगा, राइट। तो
इसका मतलब थर्मोजेनेसिस का मतलब हम क्या समझे यहाँ पे कि जो आप सुबह की तरफ जो भोजन कर रहे हैं, बेसिकली उसको हम डाइट इंड्यूस थर्मोजेनेसिस कह रहे हैं। अभी तक आप समझ चुके हैं कि हमें किस किस तरीके से भोजन लेना है। आपका डाइट प्रोटीन रिच, जो सुबह का ब्रेकफास्ट है वो आपका प्रोटीन रिच होना चाहिए, फाइबर रिच होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होगा, उन उन उस भोजन को डाइजेस्ट करने में आपका सिस्टम काम करना शुरू होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी दिया है कि मॉर्निंग में जब आपकी जो है बाइक है या स्कूटी है वो शुरू नहीं होती है, तो हमें थोड़ा सा जो है इसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, किक स्टार्ट करना पड़ता है, राइट। तो उसी तरह से जो है ये जो आप सही पोषक तत्व लेंगे सुबह के न्यूट्रिशन में, अगर आप वो सही तरीके से ले रहे हैं और सही टाइम पे ले रहे हैं, वो बेसिकली आपके मेटाबॉलिज्म को यानी आपके इंजन को स्टार्ट कर देगा। इंजन यानी मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म यानी आपका जो दिन भर जो आप एनर्जी व्यय करने वाले हैं, खर्चा करने वाले हैं अपने अलग अलग तरह के काम को पूरा करने के लिए, उसको स्टिमुलेट कर देगा, राइट। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और आपको आपके जो कैलोरीज आप दिन भर बर्न करने वाले हैं उसको और ज्यादा जो है सुचारू रूप से करने का काम करता है। इसी के साथ साथ जो है ये जब आप जो है मॉर्निंग में अपना न्यूट्रिशन पूरी तरह से लेते हैं तो हम ये जानते हैं कि ये आपके शुगर लेवल्स को भी मेंटेन करता है। हम कई बार ये बात कर चुके हैं कि अगर आप सही पोषक तत्व ले रहे हैं अपने सुबह के न्यूट्रिशन में, तो वो आपको एक स्टेबल शुगर लेवल, आपके ब्लड में शुगर लेवल को स्टेबल रखेगा, बैलेंस रखेगा, जिसकी वजह से आपको अननेसेसरी इंसुलिन स्पाइक्स नहीं होंगे, आपको शुगर क्रेविंग्स नहीं होंगी, आपको हंगर क्रेविंग्स नहीं होंगी और आप ओवर ईटिंग से बच पाएंगे। इसमें एक और पॉइंट आई थिंक मैं मिस कर गई हूँ, जिसमें है आपका हिडन हंगर। अगर आपका मॉर्निंग का न्यूट्रिशन जो है पूरी तरह से सही है, तो आपको वो जो छोटी छोटी भूख जिसके बारे में डॉक्टर श्याम भी बात कर रहे थे, दिन भर की जो छोटी छोटी भूख है उस पे आप जो है पूरी तरह से कंट्रोल पा पाएंगे। अब हमने ये बात कर ली कि जो है हम कब खा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, और कैसे मॉर्निंग न्यूट्रिशन वजन को सही तरह से मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब ये एक सवाल आता है कि क्या आप समझते हैं या क्या आप कभी सोचते हैं कि कितना आप खाते हैं उसका भी आपके वजन पर फर्क पड़ता है? कुछ जवाब पाना चाहूंगी यहाँ पे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाउ मच, क्योंकि जब भी हम वजन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हम बिल्कुल खाना बंद कर दें या बिल्कुल खाना कम कर दें, और इसकी वजह से जो है हमारे शरीर में नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए हमारा ये जानना जरूरी है कि सुबह तो खाना जरूरी है, लेकिन कितना खाना जरूरी है, राइट। तो इसको आगे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला है, मैथ्स फॉर्मूला है कि 2 + 2 4 ही होगा, राइट। 2 + 2 कभी 3 नहीं हो सकता। यानी अगर आप अपने वजन में कमी चाहते हैं, तो उसमें आपको जो है जो आपका प्लस जा रहा है उसको आपको कम करना जरूरी है। यानी एनर्जी इन, यानी जो आप अपने फूड या जो आपका कैलोरी इनटेक है उसको जब भी वो एक्सेस में जाएगा, वो ऑटोमेटिकली जो है आपको वजन को बढ़ाएगा। बिकॉज जो भी एक्सेस होता है, हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है कि जो भी एक्सेस होगा वो हमारी बॉडी में फैट की तरह स्टोर हो जाएगा, राइट। तो अगर आपको वेट मेंटेन करना है तो आपका एनर्जी इन और एनर्जी आउट इक्वल होना चाहिए, राइट। अगर आपको वेट लॉस करना है तो जो आपका एनर्जी इन है वो जो है कम होना चाहिए, और अगर आपका जो है आपको वेट बढ़ाना है तो आपका जो एनर्जी इन है वो ज्यादा होना चाहिए, और आपका जो एनर्जी आउट है यानी जो आपको खर्चा करना है उसको आपको कंजर्व करना है, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि हम वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, वेट लॉस की बात कर रहे हैं, तो उसका सिंपल फॉर्मूला समझ लीजिए कि आपके जो भी आप कैलोरी इन ले रहे हैं, जो आप अपना खाने पीने से या जो आप पेय पदार्थ ले रहे हैं, वो कैलोरीज कम होनी चाहिए और आपका जो खर्चा है वो ज्यादा होना चाहिए। अब खर्चा भी किस किस तरीके से होता है? सबसे पहले तो आपके बीएमआर से 70% तक खर्चा होता है।
बीएमआर यानी जैसे आप जो आपका जो हार्ट बीट हो रहा है, आपका जो डाइजेस्टिव फंक्शन हो रहा है, आपके जो लंग्स काम कर रहे हैं, आपका जो लिवर काम कर रहा है, आपका जो ब्रेन काम कर रहा है, इन सारे सिस्टम को काम करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है जिसको हम बीएमआर कहते हैं। तो अगर आपके सारे सिस्टम फुल्ली फंक्शनल है तो बीएमआर मैक्सिमम आपके खर्चा आपका जो एनर्जी का खर्चा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी कौन सी चीजें हैं? एक तो ईट है, यानी एक्सरसाइज एसोसिएटेड थर्मोजेनेसिस, जो सिर्फ 5% तक है। एक्सरसाइज मतलब जो आप दिन भर में स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज करते हैं उसकी वजह से आप कितना खर्चा कर पाते हैं? 5 से 7%। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे वेट लॉस के लिए जो है एक फैक्टर है, वो है नीट, यानी नॉन एक्सरसाइज एसोसिएटेड थर्मोजेनेसिस, जो 15% तक है। तो अगर आप अपना वजन कम करना चाह रहे हैं और आप उतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं कि मैं स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज के लिए नहीं जा पा रहा हूं, तो इस नीट पे ध्यान दीजिए, बिकॉज ये भी आपको मदद करेगा। उसके अलावा जो है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, यानी जो आप खाना खा रहे हैं, तो अगर आप मान लीजिए बहुत ज्यादा रिफाइंड फूड खा रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी कोई खर्चा नहीं करेगी, बल्कि उसके विपरीत अगर आप प्रोटीन रिच खाना खा रहे हैं, अगर आप फाइबर रिच खाना खा रहे हैं, अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को काम करना पड़ेगा, और काम करना पड़ेगा यानी एनर्जी का खर्चा करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि अगर आपका जो कैलोरी डेफिसिट है वो आप मेंटेन करते हैं और जो खर्चा है वो बढ़ा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके वजन में कमी आती रहेगी। ठीक है, सिंपल है, जैसे आप अपने अकाउंट में कम पैसा डालें बट खर्चा ज्यादा करें तो नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा, यानी आपका अकाउंट धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। वही फॉर्मूला आप अपने वजन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वेट मेंटेनेंस के लिए, चलिए अब वजन कम हो गया तो वेट मेंटेनेंस के लिए कैसा होना चाहिए? कि जनरली क्या होता है, हमें लगता है कि वेट कम हो गया, अब जो है मेंटेनेंस में हम वापस अपने पुराने खाने पे जा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आपको अपना कैलोरी इंटेक फिर भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब कौन सी ऐसी टिप्स हैं कि आप ये जो है मैनेज कर सके कि आप कितना खा रहे हैं, राइट? तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने खाने को धीरे खाइए और चबा कर खाइए, क्योंकि जब आप धीरे खाते हैं और चबा के खाते हैं, आपके माइंड को 15 मिनट लगते हैं फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन को जो है महसूस करने के लिए। तो अगर आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो माइंड को ये सिग्नल ही नहीं मिलता है कि मैं पूरा मुझे जो है मतलब मुझे फीलिंग ऑफ फुलनेस आ चुकी है, राइट? तो इसीलिए धीरे खाइए, चबा के खाइए। माइंडफुल ईटिंग कीजिए, बिकॉज माइंडफुल ईटिंग यानी आप जो है विदाउट डिस्ट्रैक्शन खाइए, शांत मन से खाइए, अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं, अपने टेस्ट बड्स हैं, अपना विजुअल है, उस पर पूरी तरह से ध्यान लगा के खाइए। उसके अलावा कट डाउन ऑन योर शुगर्स एंड रिफाइंड कार्ब्स, बिकॉज जो शुगर्स और रिफाइंड कार्ब्स होते हैं ना, ये बहुत एडिक्टिव होते हैं। आप जो है आप एक बार में आप जो है एक पेस्ट्री खाएंगे, अगली बार वो एक पेस्ट्री आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं देगी। तो इसीलिए अगर आप जो है कंट्रोल करना चाहते हैं कि कितना खाना है, तो आपको शुगर और रिफाइंड कार्ब्स को भी जो है कम करना चाहिए, और पोषण से भरा हुआ फूड लीजिए, ताकि आपकी जो वो छोटी छोटी भूख है वो सेटिस्फाई हो सके और आपको दिन भर में क्रेविंग्स ना हो। अब अगला सवाल आता है, और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, कि क्या आप ये विश्वास करते हैं कि जो आप खाते हैं वो आपके वजन पे प्रभाव डालता है? यहाँ पे फिर से ये एक सवाल ही है कि क्या आप ये जो है विश्वास रखते हैं कि क्या जो आप खाते हैं वो आपके वजन को बढ़ाने या कम करने में मदद करता है? जी हाँ, धीमान जी बोल रहे हैं यस, एकता जी बोल रहे हैं यस, राइट। तो अभी तक हम 2 सवालों के बारे में बात कर चुके हैं, कब खाना है, कितना खाना है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है क्या खाना है। तो क्या खाने मतलब हम क्वालिटी ऑफ फूड की बात कर रहे हैं कि हमारे पोषक तत्व की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, राइट? या जो है आपने देखा भी होगा, बहुत सारे बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स की कैटेगरी भी होती है कि ये अच्छा बिल्डर है, ये खराब बिल्डर है, ये समझ के कि वो किस तरह का मटेरियल अपनी बिल्डिंग में यूज कर रहा है, राइट? तो अगर आप एक अच्छी बिल्डिंग, एक मजबूत बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए बेसिकली आपको क्या यूज करना पड़ेगा? अच्छी क्वालिटी ऑफ मटेरियल,
राइट? वो भले ईंट है, वो भले ही लकड़ियां हैं, वो भले ही बीम्स हैं, आपको अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप अपने स्वास्थ्य के बारे में जो है ख्याल रखना चाहते हैं, तो अगर आप अपने स्वास्थ्य को बढ़ावा देना चाहते हैं, अगर आप अपने एक हेल्दी वजन को जो है, एक स्वस्थ वजन को अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप खराब क्वालिटी का खाना नहीं खा सकते। यानी आप खराब खाना जैसे जो है बहुत ज्यादा फूड जो प्रोसेस्ड फूड है, शुगर से भरे हुए फूड है, या जो अनहेल्दी फैट्स हैं, वो